नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज के इस खास शो में हम चर्चा करेंगे मायावती के कमबैक को लेकर। मायावती का कमबैक, 2027 का गेम सेट। बीएसपी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आई हैं। 9 साल बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपना जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया है। यह मौका था बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि का। कांशीराम स्मारक स्थल पर जब मायावती बोलने के लिए खड़ी हुई तो सभी का ध्यान इस बात पर था कि उत्तर प्रदेश में दो ध्रुवीय हो चुकी राजनीति को मायावती फिर से कैसे त्रिकोणीय बनाएंगी। उनका संदेश सीधा था, अपने कोर वोट बैंक को पहले से ज्यादा मजबूत करना। वहीं महारैली की रैली में आज कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। आज तक ऐसी रैलियों में विपक्ष का मूल निशाना वर्तमान सरकार पर होता है, लेकिन यहां इसका उलट हो गया। बसपा प्रमुख मायावती ने इस रैली में योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ कर दी। साथ ही प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम योगी सरकार के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे बनवाए स्मारक स्थलों के रखरखाव के लिए टिकट से मिली राशि का सही इस्तेमाल किया। तो वहीं मायावती ने मंच से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे पर तीखा हमला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अखिलेश दलितों के लिए इतने संवेदनशील है तो उनकी सरकार ने एससी समाज के महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जिलों के नाम क्यों बदले। इस सियासी बयानबाजी के बीच अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और मायावती के हमले का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने स्मारक स्थल पर पेड़ लगाए थे और रखरखाव के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती की बातें अंदरूनी सांठगांठ का हिस्सा है। अब 2027 से पहले हाई होती इस सियासी पारी के बीच कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती रैली में जुटने वाली भीड़ को वोट में बदल पाएंगी, क्या लखनऊ की महारैली पार्टी को संजीवनी दे पाएगी, और क्या आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी की सत्ता में वापसी हो पाएगी। क्या मायावती के एक्टिव होने से यूपी के राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे और फिर आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी और अब कुछ सवाल हैं जो आज हम इस चर्चा के दौरान रखेंगे। लखनऊ रैली से मायावती को मिलेगी संजीवनी, मायावती के एक्टिव होने से बदलेगी यूपी की राजनीति, मायावती का शक्ति प्रदर्शन, अखिलेश की बढ़ी टेंशन, मायावती का जोश हाई, अब छिड़ेगी असली लड़ाई, बीएसपी की महारैली क्या है मास्टर प्लान। तो ये वो तमाम सवाल है जो आज की इस चर्चा में हम समझेंगे और इस पूरे समीकरण को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक हम ये देख रहे थे कि ये लड़ाई दो तरफा थी, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ समाजवादी पार्टी। लेकिन मायावती की एंट्री हो जाने के बाद अब ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और इसका असर क्या बीजेपी को मिलेगा या इसका बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। और चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ का, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे सिद्धार्थ का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज जनता किस मूड के साथ पहुंची थी इस रैली में। जो भीड़ हमने देखी सिद्धार्थ, जो भीड़ हमने देखी, और खुद मायावती ने भी अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये भीड़ तो हमारे पुराने पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ती हुई नजर आई है। ये दिहाड़ी पर नहीं आए हैं, ये लोग खुद चलकर आज की इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। देखिए, बिल्कुल आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल भरा रहा। जी हाँ, बिल्कुल आज को बता दें, आज बसपा सुप्रीमो जब मंच पर पहुंचती है तुरंत वो संबोधन शुरू करती है। जिस तरह वो भीड़ को देखती है वो काफी उत्साहित हो जाती है। वो लगातार ही आज कहती रही। सबसे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथे लिया। जब समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ ले रही थी तो ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो बीजेपी को जमकर तारीफ की। तब कहीं ना कहीं ये एक नया समीकरण देखने को मिला। जिस तरीके से वो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ाई कर रही थी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी और अखिलेश यादव को आ रहे हाथों ले रहे थे। अखिलेश यादव को तो जमकर उन पर हमलावर। इन्होंने कहा कि पीडीए की बात करते हैं। पीडीए कहां है? पीडीए तो चुनाव के समय उनको याद आता। उन्होंने कई उदाहरण दिए। उन्होंने जिस तरीके से काशीराम नगर का नाम बदलने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, तो लगातार आज वो हमलावर रही और लगातार सवाल उठाती रही। अब एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से भीड़ थी, अब ये भीड़ जो है क्या बूथ पर पहुंचकर वोट में कन्वर्ट होगी? क्या ये लोग वोट देंगे? ये बड़ा सवाल है। अब ये देख रही है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भीड़ थी वो काफी उत्साहित थी। जब वो मंच पर जैसे ही भाषण देना शुरू करती, तुरंत कहीं ना कहीं तुरंत लगातार जिस तरीके से नारेबाजी की जाती और एक अलग उत्साह देखने को उन्होंने भी वादा किया। आज वो अपने जो समर्थक थे उनसे ये वादा करती, कहती है कि आप लोग जाइए, मैं इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। तो एक चीज है, पिछले चुनाव में इतना जोश नहीं दिखता था बसपा में और इस तरीके की भीड़ नहीं दिखती थी। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, ये कोई भाड़े पिलाई हुई भीड़ नहीं है, ये मेहनत की कमाई से आए हुए हैं। और अखिलेश यादव को लगातार घेरती रही, अखिलेश यादव से ही सवाल करती रही, कहती रही ये बताइए कि जब आप कहीं ना कहीं जब आपकी सरकार थी तो आपने दलितों के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि बैकलॉग भर्ती क्यों रोक दिया, और लगातार वो सवाल करती रही। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव कहते हैं, आज पलटवार किया, ट्वीट किया, कहा वो उन्हीं के साथ है जो लोग जुल्म करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो उसका वोटर है, वो जो कोर वोटर है, वो लौट कर आए। जो कोर वोटर लौट कर नहीं आया लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। वो लगातार अपने जो कार्यकर्ता है उनको जीत का भी मंत्र देती रही। मन से उन्होंने कहा कि आप जाइए, गांव-गांव जाइए, छोटी छोटी रैलियां करिए, लोगों को समझाइए, अपने वोटर्स को बाहर निकालिए और ये बताइए कि आप लोग मेहनत करिए जाकर, और ये बताइए कि जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया, हमने किस तरीके से आप लोगों के लिए काम किया। तो वो लगभग 2 घंटे तक बोलती रही और 2 घंटे उन्होंने सब कुछ समझाया, चाहे विपक्ष और राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया, कांग्रेस को भी आड़े, कहा कि हमारी छवि जो है वो धूमिल करने का प्रयास किया गया। सबका समय आ गया, आप लोग बदला लीजिए। तो आज कहीं ना कहीं जोश दिखा और हम जब लगातार ग्राउंड जीरो पर थे, जो लोग आए थे दूर से, वो भी एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। 2006 की वो रैली याद आती है, जब 2007 की वो रैली याद आती है, जब शुरुआत में जब चुनाव का बिगुल बचा था, तब मायावती इसी तरीके से कहीं ना कहीं लगातार संबोधित कर रही थी। आज उसी तरीके से संबोधन कर, और आकाश आनंद को इनाम मिला। आकाश आनंद उपाध्यक्ष घोषित हुए, लेकिन आकाश आनंद के लिए ये कांटो भरा ताज है। काफी कुछ अपने आप को साबित करना होगा। सबसे पहले बिहार चुनाव वहां पर साबित करना है, उसके बाद कहीं ना पंचायत चुनाव, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव। बिल्कुल सिद्धार्थ, चूंकि आज की जो रैली है और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जो दहाड़ आज बहन जी मायावती जी की तरफ से जो आज दहाड़ लगाई गई है, वो एक रैली, वो भीड़, वो वोट में कन्वर्ट हो पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सिद्धार्थ, अब बने रहिए, अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का रुख करते एक एक करके पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जिनसे हम समझेंगे ये पूरा समीकरण। ये जो भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर भी, ये भीड़
बताती है कि बहन डी का जो वर्चस्व है, जिसको लेकर अक्सर ये कहा जा रहा था कि वो तो अब हाशिए पर चला गया है, वो खत्म हो गया है, लेकिन वो वर्चस्व अभी भी कायम है। ये भीड़ हमें यही बताती है। और खुद इस भीड़ को लेकर मायावती जी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी, अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आ रही है ये तमाम रैली। तो अब ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है लगातार। अभी तक हम तो ये सोच रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो तरफा मुकाबला है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, लेकिन अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। लेकिन एक चीज जो अभी तक समझ में नहीं आई, मौजूदा सरकार की तारीफ और उसके बाद अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। उन्होंने एक्स पर जो ये पोस्ट किया है ना, 60 गांठ का जो उन्होंने जिक्र किया है, अंदरूनी लड़ाई का जो उन्होंने जिक्र किया है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। यश भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है यश भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत। मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, मनोज जी बहुत स्वागत आपका। और नवल किशोर नाथानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है बीएसपी पार्टी से। नवल किशोर जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनोज जी मैं आपसे शुरुआत करूंगी, उसके बाद नवल जी का मैं रुख करूंगी। आज की इस रैली से क्या संदेश मिल रहा है, आज की इस रैली से क्या समीकरण बन रहा है, और जो ये भीड़ है, ये भीड़ क्या बता रही है कि बहन जी का जो वर्चस्व है, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि हाशिए पर चला गया है, 2007 में 30% जो वोट शेयर था वो उसके बाद 13% तक सिमट गया है, लेकिन ये भीड़ तो कुछ और कह रही है। 2012 के बाद लगभग 13 साल बाद, और कोई क्षेत्रीय पार्टी 13 साल तक अगर सत्ता में ना रहे या मुख्य विपक्षी दल भी ना रहे और उसके एक आह्वान पे अगर इतनी बड़ी रैली, इतनी बड़ी भीड़ चलकर आए, तो कहीं न कहीं अभी भी मायावती जी पर वो विश्वास उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का बरकरार है। अब रही बात आपको जो सवाल है कि 13% और 19% और पूर्ण बहुमत की 2007 की सरकार, और उसके बाद फिर 12, 17, 19, 22 और 24 इन सभी चुनावों में 19 और 24 लोकसभा चुनाव हो या 12, 17 और 22 विधानसभा चुनाव हो, इसमें कोई बहुत करिश्माई रिजल्ट या परिणाम मायावती जी या बीएसपी पार्टी का नहीं रहा। लेकिन अब चूंकि एक बात आपने देखी होगी कि पीडीए का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मुख्य विपक्षी दल के रूप में आप अखिलेश यादव को ही मान सकती हैं, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव, दो चुनाव 22 और 24 तो ऐसे हुए जिसमें विपक्षी दल के रूप में अखिलेश जी उभर करके आए। लेकिन वोट किसका कब? देखिए 91 के बाद जब क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में प्रभावी होना शुरू हुए, कांग्रेस खात्मे की तरफ जाना शुरू हुई, तो जो वोटों का ध्रुवीकरण और दलितों के सम्मान या उनके अधिकार को लेकर के कांशीराम जी के कैडर और ग्राउंड लेवल तक जो काम किया, मायावती लगातार 3 बार तक मुख्यमंत्री रही, सत्ता में रही और बहुत बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिए। अगर माफियाओं की बात कर ले, शासन सुशासन की बात कर ले, या लखनऊ में रैली स्थल की बात कर ले, बहुत सारी ऐसे स्थल उन्होंने बनाए। तो उसके बाद धीरे धीरे कोई सोच नहीं सकता था कि ये शून्य की तरफ भी जा सकती है। 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात कर ले, गठबंधन भी कई हुए। कारण ये है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, मायावती और कल्याण सिंह, ये ऐसे 3 नेता जो 3 अलग अलग पार्टियों के दो थे। कोई सोच सकता है कि सपा और बसपा एक बैनर पे चुनाव लड़े और सामने वाले की जमानत जब्त नहीं हो, लेकिन परिस्थितियां बदली। 14 के बाद बहुत कुछ बदला, वोटों का ट्रांसफर इधर से उधर ज्यादा हुआ और ओबीसी, दलित, अगड़ों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब पूर्ण बहुमत में आती, तो अगर आप वोट परसेंटेज को देखेंगे तो उसमें उसने पिछड़े और दलितों को वोट की काफी हिस्सेदारी उसकी तरफ गई। अब पुनः 2027 आज बहन जी ने इस रैली और कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक तरीके से 2027 की चुनाव की बिगुल उन्होंने अपनी तरफ से बजा दिया है। और उन्होंने ये आगाज भी कर दिया कि जो विगत वर्षों में चुनाव या विगत पंचवर्षीय योजना में चुनाव हुए हैं, 27 वैसा नहीं होगा। 27 में बहन जी या मायावती या बीएसपी पूरी ताकत से लड़ने वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, अब बिगुल तो यहाँ फूंक दिया है मायावती जी ने। अब इसका असर कितना होता है, ये भीड़
वोट में कितना कन्वर्ट होती है ये तो 27 में पता चलेगा। लेकिन नवल किशोर जी, अभी भी वर्चस्व कायम है। इस रैली के जरिए हम इस चीज को बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इतने सालों से मायावती जी ग्राउंड लेवल पे उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी। एक विधायक है और उसके बावजूद भी जब वो दोबारा रैली करने के लिए मैदान में आती हैं तो फिर भीड़ तो एकदम कदम रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ हो गई वहां पे। ये कैसा करिश्मा है, ये कैसे हो गया? सबसे पहले आज 9 अक्टूबर मान्यवर कांसीराम जी की पुण्यतिथि पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात कहते हैं जी। सारी विपक्षी पार्टियों की नजर आज बहन जी के ऊपर पड़ी हुई है। सब लोग कहते हैं बहन जी की पार्टी सिमट गई है और पूरा लखनऊ आज मीडिया लखनऊ को अपने कैमरे में कैद कर रखा है और बता रहा है कि ये भीड़, अप्रत्याशित भीड़ बहन जी के एक आह्वान पर और मान्यवर कांसीराम जी के चाहने वाले, मान्यवर संविधान निर्माता के चाहने वाले लोग एक साथ में पूरे लखनऊ को जाम कर दे रहे हैं। ये सामने से दिखाई दे रहा है कि आज भी बहन मायावती जी के चाहने वाले लोग हैं। कुछ कालांतर, कुछ बीते समय में अगर किसी कारण से विपक्षी पार्टियों ने विजय हासिल कर लिया है तो उतना इठलावे नहीं, आने वाला समय 2027 बताएगा। ठीक है, आने वाला समय 2027 बताएगा। यश भारती जी, भरोसे की बात अगर यहाँ पर करें तो एक बार भरोसा समाजवादी पार्टी पर भी बहन जी ने जताया था, फिर वो भरोसा टूट गया, वो अलग हो गई। आज एक बार वो भरोसा बीजेपी पार्टी पर जताती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जितना इस वक्त मैं आभारी हूं योगी आदित्यनाथ के, और हमारी तरफ से जो पार्क बनाए गए, जो मूर्तियां बनाई गई, तमाम चीजें जो यहाँ पर हमने बनाया, उस पर उन्होंने टिकट लगाया, पैसे लिए, लेकिन उस पैसे को उन्होंने दबाया नहीं, कहीं और खर्च नहीं किया। बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों का रखरखाव हुआ है। रैली भी आज आपने देखी, भीड़ तो आज लखनऊ में ऐसा लग रहा था सिमट गई है। कहां से इतने लोग आ गए ये भी नहीं समझ में आ रहा था। यश भारती जी। अपूर्वा जी, समाजवादी पार्टी चाहती है पीडीए मजबूत हो, पीड़ित दुखी असहाय मजबूत हो, मिलके काम करें, देश की तरक्की और उन्नति। उसमें मायावती जी भी पीडीए से अलग नहीं, वो मजबूत होती हैं, उनका दल मजबूत होता है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस लड़ाई में अगर मायावती जी भी आती हैं तो स्वागत है। हमने तो मिलकर भी लड़ाई लड़ने की कोशिश करी और कमजोर हो चुकी बसपा को, खत्म हो चुकी बसपा को भी मजबूती देने का काम किया गठबंधन में 2019 के चुनाव में। और मायावती जी ने जब गठबंधन किया तो कोई कारण नहीं बताया, उन्होंने धन्यवाद दिया माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय डिंपल यादव जी का, और कहा कि मुझे बहुत सम्मान मिला, सम्मान में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो किसी तरीके का जब गठबंधन तोड़ने की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कोई आरोप नहीं था समाजवादी पार्टी के ऊपर, न समाजवादी पार्टी के किसी नेता के ऊपर। तो हम सब लोग एक आए थे, विचारधाराओं की लड़ाई थी हमारी और बीजेपी के खिलाफ थी। आज उनको बीजेपी की तारीफ लगती है, तो इतने लंबे समय के अंतराल तक जब वो खामोश रही तो वो लोग जो आज सड़कों पे थे उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों इतने दिनों तक खामोश थी? जब उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था, जब बलात्कार हो रहा था, जब उनके साथ उनके घर उजाड़े जा रहे थे, बुलडोजर चल रहे थे, तब क्यों खामोश थी? तब उनकी आवाज बनने का काम क्यों नहीं किया? ये तकलीफ हर वर्ग को है। हम तो जयंत चौधरी जी के भी साथ आए जो खत्म हो चुके थे और आज मजबूत हुए जब साथ आने की बात। हम तो चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत, तो सभी दल मजबूत हो, लड़ाई लोगों को बेहतर विकल्प मिले चुनाव के अंदर। खत्म करने का काम कौन कर रहा है? लोकतंत्र। वो लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा बिहार में एक बार में इलेक्शन नहीं करा पा रहे, कराएं उत्तर प्रदेश में एक बार में इलेक्शन, एक फेस में, वन फेस वन इलेक्शन करके दिखाएं। तमाम चीजें कथनी और करनी की। और मायावती जी ने जो निराशापूर्वक बात कही है, जो एक जिम्मेदार नेता से उम्मीद करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो टिकटों से पैसा आता है
उससे तो इतने बड़े पार्क के माली का पैसा नहीं निकल सकता, माली की तनख्वाह नहीं निकल सकती, पार्क का डेवलपमेंट कैसे होगा। समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को बाकायदा जिम्मेदारी दी गई थी रख रखाव की। माननीय अखिलेश यादव जी ने फूलों के नाम बता दिए, फूलों का रंग बता दिया, पेड़ों का रंग, पेड़ों के बारे में बता दिया, कौन से पेड़ खराब हो गए, किनको दोबारा लगाया गया और उनकी आज स्थिति क्या है, सब विस्तार से बताया प्रेस में। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ, काले पत्थर तो देखिए जाके, जो पत्थर कभी लाल हुआ करते थे वो काले पड़ गए। इन 9 साल की सरकार में अगर अच्छा किया होता तो वो लाल पत्थर काले नहीं हुए होते। वो जो गार्डन डेवलप किया गया समाजवादी सरकार में, वो आज भी डेवलप नहीं होता। वो जो बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े फूल दिए गए हैं जिससे खुशनुमा माहौल रहता है, वो खुशनुमा माहौल नहीं होता। दूसरी बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी खुश होना चाहती है, खुश हो, उसका अधिकार है। जब कोई नेता तारीफ कर रहा है तो उसका अधिकार है, उसे खुश होना चाहिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से ये जवाब जानना चाहते हैं, मायावती जी को गाली देने वाले दयाशंकर सिंह, जिनको 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया, 6 साल भी इंतजार नहीं कर पाई, 6 साल के अंदर ही उनको ले लिया पार्टी के अंदर। और उनकी धर्मपत्नी स्वाति सिंह जी, जो परिवार के साथ जिम्मेदारी के साथ लड़ रही थी, उन स्वाति सिंह जी का कितना अपमान किया यही दयाशंकर सिंह जी ने। आज दोनों साथ नहीं रहते, मंत्री रहते हुए साथ नहीं रहते थे दोनों, जो दोनों का आपस में डिस्प्यूट था, पारिवारिक था। लेकिन कितने महिला विरोधी हैं दयाशंकर सिंह जी, दलित विरोधी हैं, ठीक है, उनको मंत्री बना दिया। ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। तीसरा एक अहम बात, अपूर्वा जी, मायावती जी ने रैली करी, लोग आए, विश्वास जताया, और वो विश्वास कायम रहे। जो इमेज बनाई है वो किसी और ने नहीं बनाई। काशीराम जी के मूवमेंट को अगर खत्म किया तो किसी और ने नहीं किया, मायावती जी ने खत्म किया। जिस तरीके से वो प्रत्याशी बनाती हैं, जिस तरीके से जिम्मेदारी देती हैं, अभी आनंद जी को जो जिम्मेदारी दी, नहीं, ठीक है, जिम्मेदारी देना, उत्तराधिकारी ये अपनी बात वापस लीजिए, कहीं कोई मूवमेंट में कमी नहीं है। नहीं, ठीक है, नवल किशोर जी अपनी बारी में बोलिएगा। ठीक है, यश भारती जी आपकी बात कंप्लीट हो गई। अतुल गहलोत जी, आज जिस तरह से मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, ये चीज बहुत हैरान करने वाली है। विपक्ष को भी ये चीज बहुत हैरान कर रही है, जनता को भी ये चीज बहुत हैरान कर रही है, मीडिया भी इस चीज से बहुत हैरान हुई है कि एक विपक्षी के तौर पर अगर वो बीजेपी को देख रही हैं तो फिर बीजेपी की इस तरह से तारीफ उन्होंने करी है। ठीक है, उनको काम अच्छा लगा, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही, और फिर ये कहा जा रहा है कि ये अंदरूनी सांठगांठ तो नहीं हो गई है। अपूर्वा जी, ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, मायावती जी ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कितना चेंजिंग आया है। वहाँ सपा की सरकारें हुआ करती थी पहले समय में, अपूर्वा जी, उस समय मायावती जी द्वारा जो पार्क थे उनमें सफाई तक नहीं होती थी, जिन्होंने पार्कों का निर्माण कराया। आज वही मायावती जी अपने दिल से यदि योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा कर रही हैं, तो इसमें विपक्षी पार्टी को डरने घबराने की आवश्यकता है। जब कोई अच्छा कार्य करेगा तो स्वाभाविक है। लेकिन विपक्षी पार्टी तो कह रही है कि आपकी पार्टी में ऐसे एक नेता हैं जो महिला विरोधी हैं, महिला विरोधी नेता भी आपकी पार्टी में है, फिर इस तरह से कैसे बहन जी भरोसा कर सकती हैं, फिर वो तारीफ कैसे कर सकती हैं? अपूर्वा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये सपा के लोग जब कहाँ थे, जब बहन मायावती को इन लोगों ने धोखा दिया, उनको गठबंधन तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। दो बुआ भतीजे की जोड़ी थी, वो भी फेल हो गई थी उत्तर प्रदेश में। फिर 2 लड़कों की जोड़ी आई अपूर्वा जी, वो भी फेल हो गई थी। मुझे ये सोचकर वो लगता है, थोड़ा ये बताइए कि यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यदि विपक्ष का आदमी भी अच्छा कार्य कर रहा है, तो यदि उसकी मायावती जी प्रशंसा कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो विपक्षी लोग में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जी, आपको प्रश्न दोबारा पूछना चाहिए, प्रश्न भूल गए। नहीं देखना चाहते तो
लोगों को तो जंगल राज ही प्रश्न भूल गए नेता बीजेपी जो आपने प्रश्न पूछा। मायावती जी ने जो आज अपनी राय रखी है, मायावती जी ने जो अपनी राय रखी है वो बिल्कुल सत्य बातें हैं। मायावती जी जो राय रखी है वो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो विकास चल रहा है, मायावती जी ने उन सब चीजों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा की है और कोई हमारी विपक्षी पार्टी से कोई सांठगांठ नहीं है। और रहा विषय कि मायावती जी जीवित हो गई, ये आपके न्यूज चैनलों पे चल रहा है। अरे हम तो चाहते हैं ये लोकतंत्र है, हर पार्टी मजबूत रहे, लोगों के पास विकल्प रहे कि अच्छी से अच्छे पार्टी को चुन सके। पर अपूर्वा जी इस बात को मैं कह सकता हूँ, मायावती जी ने जो आज प्रशंसा की है वो उनकी अंतरात्मा की आवाज है। उन्होंने देखा कि उन्होंने उस समय जो मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने अपने जो सरकारी पैसे से जो भवन जो स्मारक बनाए थे उनकी दूसरी सरकारों में इतना उनका ध्यान नहीं रखा गया जितना कि भारतीय जनता सरकार में रखा गया। इसलिए मायावती जी ने प्रशंसा की है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आज अपने दिल की और अंतरात्मा की आवाज सही को सही कहा, गलत को दिल गलत और कहा। अंतरात्मा की आवाज सुन के आज मायावती जी ने ये बात कही। मनोज मिश्रा जी, आपको भी याद होगा जब गठबंधन मायावती जी ने किया था समाजवादी पार्टी के साथ, बुआ बबुआ वाली जो जोड़ी आई थी 2019 में, और उसके बाद जब नतीजे सामने आए, खुद मायावती ने ये कहा था कि हमने सपा को बहुत कुछ दिया लेकिन मिला कुछ नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अखिलेश यादव पर भरोसा करना एक बड़ी गलती थी। ये दो शब्द उनके ऐसे थे, इस पूरे नतीजे के बाद, महागठबंधन के बाद ये चीज उन्होंने खुद बोली थी। और अब ये अंदरूनी गठबंधन वाली जो बात सामने आ रही है ना, कि आज उन्होंने अगर योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर दी तो फिर ये हो रहा है कि अंदरूनी गठबंधन है, कहीं ना कहीं बसपा बीजेपी की बी टीम के तरह काम कर रही है, खेल बिगाड़ सकती है समाजवादी पार्टी का। पीडीए का नारा, पीडीए की बातें जो लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, मायावती जी ने यह भी कहा कि जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने क्यों नहीं पीडीए के लिए कुछ किया, तब इन्हें पीडीए क्यों नहीं ध्यान में आया। देखिए, दरअसल गठबंधन होता है हमेशा सत्ता के लिए, सत्ता पाने के लिए, पार्टी के अपने निहित स्वार्थों के लिए। और रही बात उत्तर प्रदेश ने, कम से कम मायावती और समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, फिर मायावती और अखिलेश गठबंधन, और उत्तर प्रदेश ने कई ट्रायल राजनीति में इस तरीके से देखे हुए। लेकिन अगर जब तक जरूरत है, जब तक एक दूसरे के लिए लाभ मिल रहा है, तब तक सभी सबकी तारीफ करते हैं। टंडन जी को रक्षाबंधन राखी बनाते देखा गया, नेताजी को मायावती के समर्थन से सरकार बनाते देखा गया, अखिलेश जी को मायावती के साथ मंच शेयर करते, और वो आपने देखा होगा बहुत क्रिटिसाइज तब हुआ था जब डिम्पल जी उनका पैर छूती, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हम लोगों ने देखा। और 0 से 10 सीटें मिल जाती हैं, फिर बाद में 0 सीटें हो जाती हैं। तो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद गठबंधन की राजनीति हमेशा सत्ता के लिए होती है, स्वार्थों के लिए होती है, और जाति समीकरण से अपने अपने नेताओं, अपने अपने पार्टी कैंडिडेटों को जिताने के लिए होती है। ये कोई नई बात नहीं। जब गठबंधन से अलग होंगे तो फिर एक दूसरे की बुराई करेंगे, और गठबंधन में जब साथ आते हैं तो सारी विचार, सारी बातों को करके, जनमानस को, सरकार को और उनके हितों की बात करके एक हो जाते हैं। अब आते हैं आपके मूल सवाल पर। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा, बहन जी और अखिलेश जी का जब गठबंधन हुआ था, उस समय वोटों को ट्रांसफर को लेकर के, सीटें जीतने हारने को लेकर के बहुत सारा कैलकुलेशन चुनाव परिणाम आने के बाद हुआ। अखिलेश जी ने स्वयं किया, बहन जी ने स्वयं किया, और उसके बाद फिर ये लोग अलग राह चलना शुरू किए। लेकिन उसके बाद 2 चुनाव और हुए हैं, इसलिए मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि आप ये मत भूलिए, आपको भी होना चाहिए कि भाई अगर 19 के गठबंधन के बाद 22 और 24 के परिणाम में कौन कहां रहा। अखिलेश जी विपक्ष के नेता हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सीटों के दम पर हैं, विधानसभा में भी, और नेताजी अपने चरम पर रहने के बाद भी इतनी लोकसभा सीटें उनको नहीं मिली जितनी आज समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली है, जबकि 80 में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2014 में यूपी में मिली थी। सरकारें लगातार रिपीट हुई, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो। लेकिन अब बहन जी का योगी आदित्यनाथ जी या मौजूदा सरकार की तारीफ करना, स्मारकों के रखरखाव की बात करना, और हमने वो दौर भी देखा था, एक स्मारक
की एक मूर्ति टूट गई थी और अखिलेश यादव रातों रात 2-2.5 घंटे में उस मूर्ति का पुनर्निर्माण करा कर स्थापित भी किए हैं। वो दौर भी हम लोगों ने देखा हुआ है। जी। लेकिन नेता पार्टियां अपनी बातें बदलती रहेंगी, पर इतिहास या आपके द्वारा जो किया जाता है वो बदलता नहीं। उस पर हम सारे लोग चर्चा भी करते, बात भी करते। मैं फिर एक बात आपको कहना चाह रहा हूं, जब 2024 या 2024 के चुनाव से पहले आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होता है और उसमें जाति विशेष या वर्ग विशेष की तस्वीरें या होर्डिंग पूरे देश में देखी जाती है। पीडीए एक ऐसा नारा है, पीडीए एक ऐसी बात बन गई है जो लगता है कि अखिलेश जिसको पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं उस जाति समीकरण में बहन जी, देखिए बहन जी का जो समीकरण था या कांसीराम जी का जो समीकरण था वो हमेशा सवर्ण या दलित या ओबीसी अन्य को जोड़ करके कैंडिडेट भी देते थे, बाद में उसका परिणाम भी आता था और कई बार गठबंधन की सरकारें बनी। हम लोगों ने बहुत नारे भी सुने होंगे, तिलक तराजू तलवार से लेकर के हाथी नहीं गणेश से, इस बात को प्रदेश भूलता नहीं है। लेकिन जो तारीफ की बात मैं कहना चाहूंगा कि बहन जी अगर बीजेपी की तारीफ कर रही थी, इशारा कुछ और। 2027 के चुनाव बाकी लोग कब तैयारी करके देखेंगे, बात की बात है। बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, जनमानस के जरिए, आवाज रैली के जरिए घोषित कर दिया। अब लेकिन वोटर तो वही है ना। जातिगत आंकड़े अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाएगा, बस एक मिनट खत्म करूंगा। जातिगत आंकड़े जब खत्म हुए जी, अगर बस भाजपा की तरफ गए, भाजपा की सरकार बनी। बहन जी को पोल बहुत सरकार में 2007 में, अखिलेश जी की बनी 2012 में, 17 और 22 भाजपा ने रिपीट किया। ये सारी बातें, सारी लड़ाई वो 2027 के लिए। ठीक है नवल किशोर जी, 2007 में हमने देखा था बसपा ने इतिहास रच दिया था, लेकिन 2022 में उसी बसपा का खाता बहुत मुश्किल से खोला था। कांशीराम ने कहा था कि राजनीति शक्ति ही समाज की कुंजी है। क्या बसपा उस विचारधारा से भटक गई है? क्या अंदरूनी लड़ाई कुछ और चल रही है, अंदरूनी सांठ-गांठ कुछ और चल रही है? और फिर क्या अगर मायावती इस तरह से मैदान में एक बार फिर से ललकार रही हैं तो समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगड़ सकता है? क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी लड़ाई तो दलितों को लेकर है, दलित वोट बैंक को लेकर है। सबसे पहले तो मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे दूं जो बार बार भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने उनकी तारीफ की है। तारीफ नहीं किया है। उन्होंने माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे को आप उसी पार्क के जीर्णोद्धार में लगाएं, और उस निवेदन को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और उस कार्य को किया। इसके लिए उन्होंने उनका आभार प्रकट किया। इस बात को पहले से सारे चैनल के माध्यम से इस बात को बहन जी ने जो कहा है इसका अर्थ यही है, और बार बार आप तारीफ जो कर रहे हैं तारीफ की बात है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी जो पीडीए के सिद्धांत को लेकर के चल रही है, आज हमें ये तो बतावे कोई समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कि ये पीडीए का अर्थ क्या है, और ये पीडीए अगर आज उत्पन्न हुआ है तो क्या 2012 से 17 तक इस पीडीए का कार्यान्वित नहीं किया गया था, इसलिए आज ये पीडीए उपस्थित हो गया है। समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे। और तीसरा, जो ये संविधान की लाल तख्ती लेकर के इस वोट बैंक को, जो 30% का आपने कहा वोट बैंक था बहुजन समाज पार्टी का, आज 13% है। इस अंधेरे में ठीक है ये लोग बरगला करके राशन के नाम पर उन वोटरों को अपने पक्ष में लाल तख्ती के नाम पर 2024 का चुनाव जीते हैं। ये सारे वोटर आज जान चुके हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग, गठबंधन वाले लोग इस लाल संविधान को लेकर के इस वोट को हम लोगों से ये लोग ले चुके हैं। इस बार हम लोग वो गलती नहीं करने वाले हैं। यही बात हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने इस संबोधन में आज कहा कि मेरे वोटर, आप लोग आज भी इन विपक्षी पार्टियों की मंसूबों को जाने, ये किसी की है नहीं, और पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में आप बनाइए, ताकि 2007 से 12 तक का जो शासनकाल आप लोगों को दिया गया, आप लोगों ने देखा, उसको पुनरावृत्ति हम कर सकें। ठीक है यश भारती जी, जवाब दीजिए। साथ ही सवाल यहाँ पर यह भी आ रहा है कि देखिए, जब मायावती के वोट से भी समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हुआ, तो फिर ये जो पीडीए का डी है, यानी जिससे आपका दलित यहाँ पर डिफाइन होता है, वो सपा के साथ कैसे जाएगा? और फिर ये कहा जाता है कि जब बसपा मैदान में उतर जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी का वो दलित वाला वोट बैंक बिगाड़ देती है, वो फिर तितर बितर हो जाते हैं।
देखिए, अभी प्रश्न आया पीडीए को लेकर के। पीडीए बड़ा स्पष्ट है, हर पीड़ित के साथ, हर दुखी के साथ, हर असहाय के साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक नई अवधारणा लिखी है जिसपे जनता ने विश्वास किया। देश की तीसरे नंबर की पार्टी शक्ति और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 शक्ति, नंबर 1 पार्टी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता ने बनाया है। और 2-2 चुनाव जीतने वाली, डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाली, वो नंबर 2 पे खिसकी। तो बड़े चुनाव पे यह बड़ा अविश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया गया है। तो मायावती जी की अगर जहां तक बात हो रही है, बार बार हम मायावती जी की बात कर रहे हैं, देखा गया है मायावती जी का कि अभी स्थिर नहीं, निर्णय लेने में स्थिर नहीं, बार बार अपने भतीजे को कभी उत्तराधिकारी बना देती है, फिर दूसरे दिन कहती है नहीं अब मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, फिर दूसरे दिन फिर कुछ जिम्मेदारी देती है, तीसरे दिन फिर उतार देती है, चौथे दिन फिर, और आज फिर जिम्मेदारी दे दी है उन्होंने। अब ये जिम्मेदारी कब तक चलेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल। ये पार्टी का और हमारे साथी अभी पूछ रहे थे कि कोई भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बता दे। साथी हमारे यहाँ तो प्रवक्ता है। अरे साथी अपने मौके पे अपूर्वा जी, मैं तो ये जानना चाहता हूं, अभी पैनल में बैठे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो प्रवक्ता दे पा रही, वो भी नेता बीजेपी बैठते हैं आपके चैनल पे, और बसपा के तो प्रवक्ता होते ही नहीं है। बसपा का तो प्रवक्ता देखे मिलता। तो जो प्रवक्ता नहीं बना पाते वो हम प्रवक्ताओं से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या बताइए। तो भैया, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नेतृत्व दिया है, गैर आरक्षित सीट से आरक्षित वर्ग को टिकट देकर के सदन में भेजना, अयोध्या जैसी जगह पे जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके, प्रभु राम का आशीर्वाद प्राप्त करके अवधेश प्रसाद जी सदन में गए, ये सब माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आरक्षित सीट से तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरियां नहीं, अनारक्षित सीट से कहां दे दिया देश में। कोई विधायक विधानसभा का टिकट दिया हो, कोई लोकसभा का दिया हो, बताएं कोई एक आध उदाहरण। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो बड़ा उदाहरण पेश करके दिया और सदन में भेजने का काम किया। और माननीय अखिलेश यादव जी के बगल में बैठते हैं अवधेश प्रसाद जी। सम्मान देने की बात आती है, हर वर्ग को सम्मान देने का काम अगर कोई दे रहा है तो समाजवादी पार्टी दे रही है, माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, और नया नेतृत्व तैयार कर रहे हैं युवाओं को। सबसे ज्यादा युवा अगर आज किसी पार्टी में है सदन के अंदर तो वो समाजवादी पार्टी में, और बेहतर नेतृत्व कर रहे हैं। युवा देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा मुश्किल से एक दलित चेहरे को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनको भी फंसा दिया दलाली में। अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के देश को ही बेचने का काम करवा दिया उनसे, और उसके बाद कहीं दिखे नहीं कोई दलित वर्ग। तो ये दिखता है ये पीड़ित, दुखी, असहाय वर्ग को कितना पीड़ा पहुंचा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम तो हर पीड़ित, दुखी, असहाय के साथ हैं, और पी में पत्रकार भी हैं। मनोज जी, चलिए, पी से पत्रकार भी शामिल हो गए हैं, तो हमारी भी लग रहा है समस्याएं जो भी होंगी वो दुरुस्त हो जाएंगी, दूर कर दी जाएंगी। मनोज जी इस पे एक छोटा सा रिएक्शन आपका, उसके बाद में सीधे अतुल जी का रुख करूंगी। मनोज जी, पत्रकारों के भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, उम्मीद है? नहीं अपूर्वा जी, मुझे लगता है पार्टियां अपने हिसाब से, आपने बहुत सारी बहुत सारे डेफिनेशन हो गए पीडीए के। हाँ, पीडीए के तो बहुत सारे डेफिनेशन हो गए हैं। पत्रकारों को तो लोग अपने हिसाब से कहीं न कहीं किसी के साथ जोड़ लेते हैं, और अगर अखिलेश जी पत्रकारों बारे में ऐसे विचार रखते हैं तो जी तो नहीं, लेकिन अगर अखिलेश जी ऐसा विचार रखते हैं तो उसके लिए धन्यवाद, बधाई के पात्र। पर एक बात जरूर कहूंगा, नेताजी ने अपने समय में वाकई में लखनऊ में पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के परिवार के लिए बहुत कुछ किया सरकार, इस बात कोई संशय वाली बात नहीं। ठीक है जी। अतुल गहलोत जी, बीजेपी का है कि अब जिस तरह से अखिलेश जी ने भी आपको मेडिकल की सुविधा दी थी। ठीक है एक मिनट, सवाल अभी अतुल जी से। अब चर्चा पर आ जाते हैं, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, दाल में नमक दिखाने पे मुकदमा, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। चलिए ठीक है, यश भारती जी, चलिए ठीक है, यश भारती जी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सवाल पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। आप हमसे पीडीए का सवाल पूछेंगे तो हम पीडीए का जवाब देंगे। ठीक है सर, पीडीए पे हो गया, सवाल हो गया। अभी बारी अतुल जी की है। पत्रकार, ठीक है सर, अभी बारी अतुल जी की है। अतुल जी से एक बार पहले सवाल हो जाए। ठीक है सर, में बात ना करे तो हमेशा जी
चलिए सवाल अभी अतुल जी से है। अतुल जी, बहन जी अब जिस तरह से एक्टिव हो गई हैं, अब उनकी जो ये अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स अब जो शुरू हो गई अपूर्वा है, जी, सपा का अभी कोई मैं यश खेल भारती बिगड़ जी को सकता है सुन क्या? रहा था। हाँ। यश भारती जी कह रहे थे हाँ। कि अखिलेश यादव जी ने एक दलित चेहरे को सांसद बना दिया अयोध्या का। अरे मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक दलित चेहरे को राष्ट्रपति बनाने का किसने काम किया था? कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का किसने काम किया? एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का किसने काम किया? अरे हमने तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठाया दलित को। आप कहते हो कि दलित की हम सम्मान नहीं करते। हमने तो आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पे बैठाया। आप एक सांसद की बात कर रहे हो? जवाब दे दो अपूर्वा जी। नहीं, पहले सर पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए, अभी उनको ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया है। ठीक है अतुल जी, जब आप इस पे जवाब दीजिए। साथ ही सवाल ये भी यहाँ पर है कि अब जो ये एक्टिव हो गई है बहन जी एक बार फिर से, तो देखिए यूपी का जो जातीय समीकरण है वो हम एक बार आपको यहाँ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, फिर चर्चा पर लौटेंगे। देखिए दलित 21%, जाटव उनमें 11% हैं, गैर जाटव है 10%। इसके अलावा जो जातीय समीकरण है वो किस तरह से इस बार बसपा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए लाभकारी साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज जिस तरह से रैली हमने देखी है बहुजन समाजवादी पार्टी की, ये रैली बहुत सारे संदेश दे रही है। तो आज इस रैली में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ को लेकर तो खुद बहन मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये रैली अपने पिछले कई रैली के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतनी उम्मीद तो उन्हें भी नहीं थी। तो राष्ट्रीय राजनीति में एक वक्त पर बहुजन समाज पार्टी की जो गूंज है वो दूर दूर तक सुनाई देती थी। जिक्र हम 2007 का भी कर रहे थे, जिस वक्त 30% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का था, लेकिन अब 13% से बढ़ गया है। इतिहास लिखा था 2007 में बसपा ने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सिमटती चली गई और जो पॉलिटिकल एक्टिवनेस होती है, जो ग्राउंड लेवल होता है, उससे बसपा पूरी तरह से हाशिए पर चली गई थी। लेकिन आज फिर जब ये रैली हुई और एक बुलावे पर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हाथ पांव बाकी पार्टियों के भी फूल गए हैं। और आज ये रैली और इस रैली में जो लोग, जितने लोग शामिल हुए हैं, वो ये दिखाते हैं कि बहन जी का जो वर्चस्व है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में लगातार झटकों ने बसपा को हाशिए पर जरूर खड़ा कर दिया था, लेकिन अब आज जो रैली हुई, उस रैली में उमड़ी भीड़ ने न सिर्फ पार्टी को नई ऊर्जा दी है, बल्कि मायावती के आत्मविश्वास को एक बार फिर से जगा दिया है। और ये भीड़ बताती है कि बसपा का जादू अभी भी कायम है। बहन जी के आवाज में अभी भी वो दम है कि वो अपनी एक आवाज पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर सकती हैं। और उन्होंने खुद कहा, बहन जी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये दिहाड़ी पर लाए गए लोग नहीं हैं, ये खुद अपने पैरों से चलकर आए हैं आज की रैली में शामिल होने के लिए। जी अतुल जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप जवाब दीजिए कि इस तरह से जो समीकरण बिगड़ जाएगा, अब तो पॉलिटिकल एक्टिवनेस बहुत ज्यादा नजर आ रही है बहन जी की। अपूर्वा जी, मैं सपा के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पर महिला सुरक्षा और दलित विरोधी का आरोप लगा रहे थे। अपूर्वा जी, हम ये पूछना चाहते थे विनम्र निवेदन से, जिन्होंने मायावती जी को मारने का पूरा प्लानिंग कर लिया था, गेस्ट हाउस कांड किया, आज वो व्यक्ति दलित सुरक्षा और महिला की बात करते हैं। शर्म नहीं आती लोगों को? अरे जिस मायावती जी ने इन पर विश्वास किया, रुक जाइए यश भारती जी, नहीं सर अभी रुक जाइए। पूरा समय आपको दिया मैंने बोलने का, बीच में यश भारती जी ने, अभी सर रुक जाइए, जब आप पहले पूरा उनका कंप्लीट हो जाए, उनको भी पूरा वक्त मिल जाए, वो पहले अपनी बात, बीच में नहीं सर, बीच में आप अपना काउंटर तैयार रखिए, आप अपना जवाब तैयार रखिए, अपनी बारी में बोलिएगा। अतुल जी, आप पहले जवाब ये दीजिए, समीकरण बदलेगा या नहीं? ये सच्चाई सुनना नहीं चाहते। नहीं, वो सच्चाई वाली बात तो सर अभी रहने दीजिए। सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब देने के लिए उत्सुक हो रहा हूँ, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आप ठीक है, आप उत्सुक होइए सर, लेकिन अभी सवाल मेरा भी अतुल जी से है। जवाब दे रहे हैं, विरोधी का हम पे आरोप लगाया,
महिला सुरक्षा का आरोप लगाया, तो हम उस पर जवाब दे रहे हैं, तो इनको क्या पीड़ा हो रही है? आज ये बताइए, हमने राष्ट्रपति दलित नहीं बनाई क्या? कोविंद जी बनाए थे राष्ट्रपति दलित, आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया, सर्वोच्च देश का सर्वोच्च पद था। और ये एक सांसद की बात कर रहे हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं कि आपने सांसद को टिकट दे दिया, आज बरात में हटा दो, सम्मान करते हो, अच्छी बात है, सम्मान करना चाहिए। ये नहीं दलित का, सभी कास्टों का सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है और हम सभी कास्टों को सम्मान हैं। हमारे पास ये नहीं है कि दलित को ही सम्मान करेंगे, हम सभी जातियों को सम्मान करने की हमारी पार्टी करती है कार्य। और रही अपूर्वा जी महिला सुरक्षा का विषय, महिला सुरक्षा के लिए इतनी प्रतिबद्ध है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपूर्वा जी, उत्तर प्रदेश की जनता इतना विश्वास कर रही है, 17 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई, 22 में आ गई। और अपूर्वा जी, उपचुनाव जब हुए ना 9 सीटों पर, यही सपा के लोग कहते थे हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का लौटूंगा आपके पास। अरे वहां क्या हुआ अपूर्वा जी, 9 की 9 सीटों में 7 भारतीय जनता पार्टी जीती। उत्तर प्रदेश की जनता बार बार समाजवादी पार्टी को जवाब देने का काम कर रही है। वोट की चोट से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। क्लोजिंग कमेंट मनोज मिश्रा जी से ले लेते हैं। ठीक है क्लोजिंग स्टेटमेंट मनोज मिश्रा जी के साथ। मनोज मिश्रा जी से पहले क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, रुक जाइए अतुल जी। ठीक है मनोज मिश्रा जी। भारतीय जनता पार्टी इस एक मिनट सर, नहीं सर, एक मिनट रुक जाइए। मनोज मिश्रा जी, अखिलेश यादव के पीडीए का जो अब डी है तो वो तो बीएसपी के पास पहुंच गया है जी। देखिए अपूर्वा जी, एक बात कहना चाहूंगा, बहन जी आज जिस इतनी बड़ी रैली को देखकर उसको संबोधित कर उत्साहित है, अच्छी बात है, लेकिन वो वक्त भी याद होना चाहिए कि बहन जी के गुलदस्ते में नसीमुद्दीन से लेकर के, कुशवाहा से लेकर के, ब्रजेश पाठक से लेकर के, बहुत सारे ऐसे, शिवराज मौर्य से लेकर के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अपने क्षेत्र में, अपने समाज में एक अच्छी वैल्यू रखा करते थे। लेकिन बिछड़े बारी बारी करके, कहीं कोई सपा में है तो कहीं कोई भाजपा में है, और वहां वो जाकर के मजबूती से पार्टी के साथ भी और स्वयं में। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 27 जब चर्चा हो रही है, रैली की चर्चा हो रही है, तो सेकेंड लाइन की एक बहुत बड़ी टीम वो कहीं न कहीं जो कांसी राम के कैडर से जुड़ी हुई थी, वो लोग भी बहन जी के साथ एक एक करके, आप लखनऊ की बात कर लें, इंद्रजीत सरोज की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे नेता, मतलब टॉप 10 नेताओं में गिनती करूं तो देखूं वो दूसरी पार्टियों में। बिल्कुल मनोज जी, बहुत सारे उनके गुलदस्ते में वो फूल थे जो धीरे-धीरे अब चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। जी, मैं कह रहा था चुनौतियां आती हैं, चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, और शुरुआत कहीं से की जा सकती है, जीरो से। जो विधायक की आप बात कर रही हैं, वो विधायक मुझे लगता है स्वयं के दम पर बने हैं, पार्टी के दम पे बने होते तो संख्या 1 नहीं होती, संख्या 10 भी होती, 50 भी होती, 100 भी होती। क्योंकि देखिए वक्त की कमी है। ठीक है सर, वक्त की कमी, एक एक करके कमेंट सभी मेहमानों से लेना है। नवल किशोर जी, एक वक्त था जब बहन जी को बहुत अलग अलग तरीके से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो एक बार फिर से मैदान में आ गई है, दहाड़ लगा दी है उन्होंने आज मैदान से, और बता दिया है कि बसपा का वर्चस्व खत्म नहीं हुआ है, मायावती का वर्चस्व खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, आपको ना भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में रहे कि अगली सरकार 2027 में उनको मिलने वाली है, न समाजवादी पार्टी इस बहकावे में रहे। दोनों लोग कान खोल करके सुन ले, बहन जी अब इस मिशन के तहत जाग चुकी हैं, अपने वोटरों को बता चुकी हैं कि ये दोनों दलों ने कितने हम जनता को छला है, और जनता ने ये आज इस रैली के माध्यम से बता दिया है कि हम लोग इस 10 सालों 9 सालों में कितने छलनी हुए हैं, और आने वाला समय आज हम लोग केवल हाथी चुनाव निशान पर बहन जी के साथ रहेंगे। ये आज इन्होंने फूंक दिया है 9 तारीख को, ये अतुल गहलोत से है, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। अतुल गहलोत जी, समीकरण बदल जाएगा बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि दलितों का तो सैलाब नजर आया आज की इस रैली में। अपूर्वा जी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास पर वोट दे रही है, और जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार के जो
योजनाएं हैं उनका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है और मैं समझता हूं कि 2027 में भी प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बन रही है। चलिए ठीक है, यश भारती जी, सैलाब आज नजर आया दलितों का। ये कहा जा रहा है पीटीए का जो डी है, यानी जो दलित है, डी फॉर दलित, वो तो अब धीरे धीरे बसपा की रैलियों में नजर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको एक उदाहरण के साथ में बताऊंगा जी, मायावती जी की एक बहुत बहुत बड़ी रैली संक्षेप हुई में थी जवाब मध्य प्रदेश की दीजिएगा, राजधानी वक्त भोपाल की में। कमी है। वो इतनी, हाँ संक्षेप मुझे बोलने दीजिए, बात जी, खत्म जी। हो जाएगी। तो इतनी बड़ी रैली हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी रैली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं कर पाती। उस रैली का हश्र ये हुआ कि अगले दिन ही मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे जो बहुजन समाज पार्टी के, उनको ही अगले दिन पार्टी से निकाल दिया मायावती जी ने और आरोप लगाया कि उन्होंने झंडे चोरी किए हैं। तो जैसा मनोज मिश्रा जी कह रहे थे कि सेकंड लाइन लीडरशिप भी मायावती जी को पसंद नहीं है, इसीलिए अपने परिवार के व्यक्ति तक को वो पसंद नहीं करे, रोज बनाना रोज हटाना, ये खेल चल रहा है और उसी को कमजोर करने का मायावती जी ने किया। काशीराम जी के सपने को तोड़ने का काम मायावती जी ने किया, काशीराम जी के मूवमेंट को खत्म करने का काम मायावती जी ने किया। आज जो खरीद और फरोख्त और जो साठ गांठ के आरोप लग रहे हैं, ये बसपा के वही नेता लगा रहे हैं जो कभी उनके साथ रहे। देखिए, अब 9 साल बाद मायावती ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। अब देखना ये होगा कि उनका हाथी चलता है, साइकिल चलता है या कमल के बीच में फंस के रह जाता है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अतुल गहलोत जी, यश भारती जी, मनोज मिश्रा जी और नवल किशोर जी। तो मायावती के इस पावर शो ने एक बार ये तो बता दिया कि बसपा अभी भी वर्चस्व में कायम है और पूरी टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन जो ये शोर आज की इस रैली में नजर आया, वो शोर 2027 के वोट में बदलता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये रैली 2027 में गेम चेंजर साबित हो पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।